नमस्कार। आनंद सौरभ गांधी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ। पीछे के वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आज का वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कोशिका के प्रमुख संगठन। देखिए, कोशिका अत्यंत सूक्ष्म होती है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत से अंगक होते हैं और उनकी रचनाएं होती है। तो उन रचनाओं को देखना, समझना, उनका कार्य जानना जरूरी है ना। तो इस हिसाब से वैसे तो कोशिका के अंदर बहुत से अंगक होते हैं, लेकिन यदि हम पादप कोशिका की बात करें या जंतु कोशिका की बात करें तो दोनों के बनावट में तो अंतर होता है, लेकिन कुछ ऐसे संगठक होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। वैसे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जंतु कोशिका पादप कोशिका का क्या अंतर है, लेकिन जो दोनों में कॉमन पाया जाता है, यानी कोशिका को बनाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है वो संगठक है कोशिका झिल्ली, ठीक है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। पहले मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ इन तीनों का, फिर एक एक करके। देखिए, मान लीजिए यह एक कोशिका है। कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, लेकिन उसे प्राय गोल माना जाता है। तो जो ये कोशिका का जो बाहरी घेरा है या आवरण है या अस्तर है, यही आपका क्या हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, ठीक है। इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, अंग्रेजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, समझ। अब दूसरा जो है केंद्रक, कोशिका के बीचों बीच में, खास करके जंतु कोशिका के बीचों बीच में होता है, लेकिन पादप कोशिका के एक साइड में होता है। एक सघन एवं गोलाकार पिंड होता है, समझ गए, जो पूरे कोशिकीय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो उसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। और ये कोशिका झिल्ली है और एक केंद्रक, इसके बीच का जगह जो होता है उसमें बहुत सा लिक्विड पदार्थ होता है, जेली के रूप में, पूरी तरह लिक्विड नहीं होता है, अर्ध ठोस अर्ध द्रव के रूप में होता है। तो इन पदार्थों को हम जो है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। संक्षिप्त परिचय में ये हुआ, विस्तार से तो अब बताने ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप कोशिका झिल्ली के बारे में समझिए। कोशिका झिल्ली को बोले न कि हम इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। तो सबसे पहले यह किससे बना होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वह लिपिड से बना होता है, प्रोटीन से। आपके दिमाग में आएगा प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या कार्य है। जिस तरह हमारे शरीर को बनाने में प्रोटीन का महत्वपूर्ण उपयोग है, उसी तरह कोशिका झिल्ली को बनाने में भी प्रोटीन का महत्वपूर्ण उपयोग है। लिपिड एक तरह का वसा होता है, ठीक है, ठीक। अब इसकी कोशिका झिल्ली की संरचना कैसे होती है, तो कोशिका झिल्ली में याद रखिएगा यह छिद्रित होता है। छिद्रित मतलब समझे नहीं, इसमें छेद छेद होता है। अभी छेद छेद क्यों है, छेद छेद क्यों है, देखिए, छेद होने का भी कोई कारण है, क्योंकि बहुत से पदार्थ बाह्य पर्यावरण से, ये कोशिका के बाहर का पर्यावरण है, बाह्य पदार्थ बाह्य पर्यावरण से कोशिका के अंदर आते हैं और बहुत से पदार्थ कोशिका से बाहर भी जाते हैं। तो छिद्रित होना जरूरी है, छिद्रित नहीं रहेगा तो ना आएगा ना जाएगा। अब इस कोशिका झिल्ली को हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है।
चयनात्मक यानी इसका मतलब चुन करके, पदार्थ को वह चुन करके ही अंदर आने देता है और चुन करके ही बाहर जाने देता है। यानी सभी पदार्थों को न आने देता है, न सभी पदार्थों को जाने देना देता है। यानी वह उन पदार्थों की गति को यह नियंत्रित करता है, इसलिए इसे हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे आप एक प्रकाश संश्लेषण में आपने क्या देखा था कि पत्तियों के रंध्रों से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल ये सब जो होता है वह अंदर आता और बाहर जाता है। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा यहाँ मिस कीजिएगा। क्या मिस कीजिएगा? आपने एक प्रक्रम पढ़ा था विसरण, डिफ्यूजन में क्या था आपका कि द्रव्यों या गैसों का स्वतः मिल जाना। ये भी स्वतः ही एक तरह से मिलता है, लेकिन इसकी गति जब भी होती है इसे खास करके जल की, तो वह प्लाज्मा झिल्ली से होकर होता है। यानी जल के अणुओं की गति जब प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के से होकर होती है तो उसको हम लोग परासरण कहते हैं। ठीक है, तो परासरण प्रक्रम भी कौन दर्शाता है? प्लाज्मा झिल्ली ही। ठीक है, अब है कि ये इसके आधार पर, परासरण के आधार पर आपको 3 प्रकार का विलयन होगा। वो विलयन आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे होगा अल्प परासरण दाबी विलयन, ठीक है, समपरासारी विलयन और अति परासरण दाबी विलयन। ठीक है, अब ये विलयन के लिए मैं कल आपसे विशेष समय मांगता हूँ, क्योंकि इसमें विस्तार से समझना है। लेकिन इसको संक्षिप्त में अगर आप समझना चाहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो या जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, यानी अधिक से कम की ओर गति करते हैं। अब इन संरचनाओं को देखा कैसे गया? तो बताया कि 1940 में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई तब सब कुछ स्पष्ट होने लगा, यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अमीबा के बारे में बताए थे कि यह जितना पोषण है एक ही कोशिका के अंदर कर लेता है, वो भोजन को पकड़ भी लेता है, शोषित भी कर लेता है, पाचित भी कर लेता है। तो याद आप रखिएगा कि प्राय कोशिका झिल्ली बहुत लचीली होती है और खास करके एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा इस सब में यह भोजन और अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मदद करता है, सहायता करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब आपको मैं अगले वीडियो यानी कल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये अल्प परासरण दाबी विलयन क्यों है, चना या किशमिश क्यों फूल जाता है पानी में। उबले हुए अंडे को यदि हम पानी में रखते हैं तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना वो फूल जाएगा ना सिकुड़ जाएगा। या नमक के गाढ़े घोल में यदि हम उबले हुए अंडे को रखते हैं तो उसका आकार सिकुड़ जाता है। तो ये तीनों का मैंने उदाहरण बताया, विस्तार से मैं कल इसके बारे में बताऊंगा। अगर मेरे वीडियो आपको मदद कर रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।